गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मूल अधिकारों के बारे में, और आज भी उसी क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने समानता के अधिकार को पढ़ लिया था, और जो दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार उसको पढ़ लिया था। अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे जो भी अधिकार दे रहेंगे उसको और डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारे एक मौलिक अधिकार है और इसको अनुच्छेद 23 और 24 में डिफाइन किया गया है। चलिए भाई, अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। दुर्व्यापार मतलब क्या? अगर किसी की खरीद फरोख्त हो रही है, किसी इंसान की, किसी जीव की, अब उसमें चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई बच्ची हो, ठीक है, या उनके किसी अंगों का, पूरी बॉडी या फिर किसी अंग का, ठीक है, इनलीगल तरीके से अगर खरीद फरोख्त की जा रही है तो क्या है, वह संविधान संगत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, बलात् श्रम। बलात् का मतलब जबरदस्ती, ठीक है। जबरदस्ती आप किसी से श्रम नहीं करवा सकते हैं, वह किसी भी रूप में, चाहे किसी महिला के साथ, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई बच्चा हो। ठीक। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं। तो अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार यानी कि बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती काम, और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। कौन? अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार शब्द में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं उसको भी जान लेते हैं। पहला है, पुरुष हो चाहे महिला हो या फिर बच्चों हो के वस्तु की भांति या वस्तु के समान उनकी खरीद बिक्री की जा रही हो। ठीक है। तो इस पूरे का मतलब क्या है? मानव दुर्व्यापार की बात आ जाएगी। दूसरी बात, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। और तीसरी बात, देवदासी एवं दास, आप इस तरह से भी अगर इनकी खरीद फरोख्त करते हैं, ठीक है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? मानव दुर्व्यापार के शब्द के अंदर शामिल है। ठीक। इसके खिलाफ एक कानून बनाया गया है, उसका नाम है, इस तहत कृत्यों पर दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है। ठीक। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य प्रकारों जैसे कि बधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। ये जो आपका अनैतिक दुर्व्यापार निवारण कानून है, अधिनियम है 1956 वाला, यह आपके बंधुआ मजदूरी पर भी रोक लगाता है। ठीक। पांचवी बात यह है कि बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाधा, जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाना भी शामिल है। ईपीएफओ, ईपीएफओ में ये बात पूछी गई है पॉइंट नंबर 5 की, कि एक व्यक्ति है जिसको न्यूनतम मजदूरी से कम दिया जा रहा है, तो क्या वह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है? तो जी बिल्कुल उल्लंघन है। और इसके खिलाफ आप, जो हमारा एक कानून बनाया गया है, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण कानून 1956, इसके तहत आप जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो बलात् श्रम वाली बात आई उसमें 3 बातें आई। सबसे पहली बात कि पुरुष हो चाहे महिला हो या फिर बच्चे हो, उनको किसी वस्तु की तरह खरीदा या बेचा जाना। दूसरी बात, महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, जिसमें वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया गया है। और तीसरी बात, देवदासी या दास की तरह। इसके अलावा अगर किसी के साथ बंधुआ मजदूरी कोई करवाता है तो वह भी जो इसी के अंतर्गत आता है। और अगर कोई न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम करवाता है तो वह भी जो है अनुच्छेद 23 का उल्लंघन ही माना जाएगा। ठीक। और पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन 1976 द्वारा इसे प्रतिबंधित किया जाता है। ये जो आपका बंधुआ मजदूरी वाला है, इसके लिए एक और कानून बनाया गया है 1976 में, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ठीक है। ईपीएफओ के लिए ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। कुछ अपवाद भी आते हैं, जैसे अनुच्छेद 23 में एक उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है। कौन सा है वो भी जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकता है, जिसके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन इस तरह की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं होगी।
मान लेते हैं कभी कोई ऐसी परिस्थिति आन पड़ी जिसके लिए हमारे सैनिक कम पड़ गए, या कोई ऐसी परिस्थिति हुई जिसके लिए हम ये राज्य अगर चाहे तो अपने राज्य के लोगों को देश की सेवा में या किसी सामाजिक कार्य में लगा सकता है, और साथ में वह उसके एवज में पैसा देने के लिए भी बाध्य नहीं होगा। यह एक अपवाद है, ठीक है? और इस काम में वह किसी भी जाति या धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव भी नहीं कर सकता। ठीक? चलिए भाई, इसके बाद जो अनुच्छेद 24 है, जो कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से उसका हमेशा एक सवाल बना रहता है प्रीलिम्स के लिए, और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आपका आता है कि अनुच्छेद 24 किससे मिलान करिए, है ना? तो मिलान वाले में यह आपका आ जाता है। इसमें क्या बताया गया है? कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, मतलब कारखानों में आप बच्चों को क्या कहते हैं, उनसे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, चलो भाई, अब इसमें क्या क्या बातें हैं इसको देख लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि किसी फैक्ट्री, खान या अन्य किसी परिसंकटमय गतिविधियों जैसे कि निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कहाँ कहाँ पे? अगर कोई खतरनाक फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे माइनिंग होती है, खान होती है, वहाँ पर, अथवा कोई परिसंकटमय कोई गतिविधि है, जैसे बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, वहाँ पर भी आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। रेलवे, वहाँ पर भी काम उनसे नहीं करवा सकते। निर्माण, अगर कोई डैम बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई आपका घर बन रहा है, कोई फैक्ट्री बन रही है, तो उस निर्माण कार्य में भी 14 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसको आप नियोजन के लिए प्रतिषेध करता है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है। अब जैसे कोई छोटा मोटा काम है, ठीक है, और उसके लिए वो सक्षम है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या वाली बात है तो वहां पे वो नहीं लगाया जा सकता। पॉइंट नंबर 2 ये है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। ठीक। और पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बालकों की नियोजन जिसमें बालकों के नियोजन करने वाले वाले द्वारा बालक 20,000 रुपये जमा करने का प्रावधान है। साथ ही इसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में भी सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने एक नियम बना दिया कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की गई, ठीक है, जिसके अंतर्गत उन बच्चों को, अगर कोई बच्चा इस तरह से पकड़ा जाता है या उसके साथ मतलब इस तरह से कहीं कोई काम होता है, तो अगर उसको ला करके आप उस गृह में रखते हैं तो उनके बच्चों के पढ़ाई की, स्वास्थ्य की और उनके पोषण के लिए आप जो सरकार होगी वो जिम्मेदार होगी, और उसका खर्चा जो वही सरकार जो है वहन करेगी। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 देखो, 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरी के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों, रेस्टोरेंट, दुकान, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर भी रोक लगा दी है। ये देखिए 2006 से जो है, अब आप चाय की दुकान पर भी 14 साल से अगर कम का बच्चा है तो काम नहीं कर सकता। ठीक है। ये जो स्पा देख रहे हैं, चाय की दुकान है, रिसोर्ट है, कारखाना है या कोई होटल वगैरह है, तो यहाँ पर 14 साल से कम के बच्चे नहीं काम कर सकते। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो इसमें बता रहा है कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने पर अभियोजन एवं दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पॉइंट नंबर 6 है बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध। 2012 में सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हर प्रकार से व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये बात ये पूछा जाता है कि कितने साल के बच्चों पर ये लागू होता है, तो 14 साल के बच्चों से अगर कोई बच्चा कम है तो उस पर ये लागू होता है। और यहाँ तक कि आप चाय की दुकान पर भी उनसे काम नहीं करवा सकते अगर बच्चा 14 साल से कम है। और जो ऊपर आपका लिखा गया कि अगर कोई संकटमय स्थिति है तो वहाँ तो कतई नहीं लगा सकते हैं। ठीक। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधनों को शामिल करके इसका नामकरण बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया। अभी तक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 18 व्यावसायिक और 65 प्रक्रियाओं में रोजगार प्रतिबंधित है। ईपीएफओ में पूछा गया सवाल है। पॉइंट नंबर 8, यूपीएससी एक एग्जाम करवाती है, उसका नाम है ईपीएफओ। ठीक है।
तो उसमें ये बात पूछी गई है कि अभी तक जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इनको कितने प्रकार के व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो 18 प्रकार के वो व्यवसाय हैं और 65 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने पर दंड 1 वर्ष से बढ़ा करके 2 वर्ष की कैद और जुर्माने की राशि 2,000 रुपए से बढ़ा करके 50,000 रुपए अथवा दोनों कर दी गई है। ठीक। और अगर कोई नहीं मानता, कोई ज़्यादा काबिल बनता है, ठीक है, तो बार-बार अपराध करने वालों के लिए कैद की जो अवधि होगी वो बढ़ा करके 3 वर्ष कर दी जाएगी। ठीक। तो ये कुछ बातें जो है आपकी अनुच्छेद 23 और 24 की रही हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अपना जो मूल अधिकार है चौथा, धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। तो पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या कह रहा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब हमारा मन जिसको चाहेगा हम उसको मानेंगे। हम हिंदू में शामिल हो सकते हैं, हम मुस्लिम में भी शामिल हो सकते हैं, हम सिख में भी शामिल हो सकते हैं, हम जैन में भी शामिल हो सकते हैं। हमारी अंतरात्मा जिसके प्रति सम्मान देगी या जिसको चाहेगी हम उसको अपना सकते हैं। ठीक है? ये बात। दूसरी बात, धर्म के अबाध रूप से मानने मतलब इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और उस प्रकार का आचरण करने और उसका प्रचार करने की के लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक? अपवाद में भी आगे आएगा तो देखिएगा क्या है। अब इसके बारे में जो थोड़ा-सा डीप देखेंगे तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि यह केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ़ मानिए, अगर आप मानते हैं और उसमें अगर उसमें किसी विशेष प्रकार के पहनावे की बात है, तो भी आप उस प्रकार के पहनावे को धारण कर सकते हैं। उसमें किसी विशेष प्रकार की पूजा पद्धति का प्रावधान है, तो उसको भी आप अपना सकते हैं। ठीक है? दूसरी बात, यह नागरिकों और गैर नागरिकों सबके लिए उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी में बहुत स्पष्ट रूप से ये सेंटेंस लिख के आता है कि अनुच्छेद 25 क्या केवल भारतीयों के लिए है कि भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए है? तो भाई साहब दोनों के लिए है। ठीक है? पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 25 में 2 व्याख्याएं भी दी गई हैं। पहला, कृपाण धारण करना और लेकर के चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है कृपाण लेके नहीं चल सकते हैं, लेकिन सिर्फ सिखों को ही यह वरीयता दी गई है और किसी को नहीं। और दूसरी बात कि इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध तीनों सम्मिलित हैं। हम तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? हिंदू कहेंगे। हम सिर्फ हिंदू को हिंदू नहीं कहेंगे। अगर कोई जैन है तो वो क्या है? वो हिंदू है। अगर कोई बौद्ध है तो वह भी हिंदू है। अगर कोई सिख है तो वह भी क्या है? हिंदू है। ठीक है? ये बात है। इसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा है अनुच्छेद 26। इसमें क्या कह रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन एक बात और है, एक होता है धर्म और एक होता है संप्रदाय। तो थोड़ी-सी बात इसमें देखो, पॉइंट नंबर 1 करके आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। ये आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है? जबकि अरबिंदो सोसाइटी क्या है? धार्मिक संप्रदाय नहीं है। यह भी उसमें लिखा गया था, ऑप्शन में यह भी दिया गया था। अरबिंदो को भी जो है धार्मिक संप्रदाय में ऑप्शन में दे दिया गया था। तो जो अरबिंदो है आपके साउथ इंडिया में है, ठीक है? और जो रामकृष्ण मिशन है ये आपके पूरे इंडिया में है, लेकिन बंगाल में इसकी मान्यता ज़्यादा है। आनंद मार्ग है, ठीक है? ये सब क्या है? ये हिंदू धर्म के अंतर्गत एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में है। लेकिन जो अरबिंदो सोसाइटी है, यह जो है धार्मिक संप्रदाय नहीं है। तो इसको जानते रहिएगा। यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। इसमें क्या कह रहा है भाई? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय मतलब अदायगी के बारे में स्वतंत्रता। अगर आप चाहें तो किसी भी धर्म को डोनेशन दे सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि हम फला को देंगे, फला को नहीं देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपकी इच्छा तो आप दे सकते हैं, लेकिन राज्य के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर राज्य किसी को दे रहा है और किसी को मना कर रहा है, तो यह उसके लिए उचित नहीं है। अगर वो चाहे तो दोनों को समान रूप से क्या कहते हैं, अपने
खर्चे में शामिल कर सकता है, ठीक है? उसके लिए बजट बना सकता है। तो यही बात देखो यहाँ पर भी लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिसके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। मतलब आप किसी से ज़बरदस्ती चंदा नहीं ले सकते कि आप फला धर्म को इस प्रकार का चंदा दीजिए या इतना पैसा दीजिए। आप उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक? पहली बात ये व्यक्तियों के लिए। दूसरी बात राज्य के लिए। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। अब देखो, हमारा जो राज्य है वह किसी एक धर्म को ज़्यादा पैसा नहीं देगा या अपना जो राजकीय धन है उसका प्रयोग नहीं करेगा। किंतु लेकिन यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है, तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर आप सबको दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो तब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन किसी एक को बढ़ावा देना यह अनुचित है, ठीक? चलो भाई। एक बात अनुच्छेद 28 की, जो कि यूपीएससी में बहुत पहले पूछा गया था, लगभग यूपीएससी लगभग 4-5 साल पहले, कि क्या किसी निजी शिक्षण संस्थान में किसी धार्मिक आयोजन के लिए उनको मना किया जा सकता है या उनके शिक्षा प्रणाली में क्या किसी धर्म को शामिल कर सकते हैं? तो उसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने 4 बातें यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। और ये आपके अनुच्छेद 28 में आता है। कह रहा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अगर कोई धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित नहीं होना चाहता आपके विद्यालय में तो ना हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, ठीक है? अब ये कहाँ-कहाँ लागू होता है, कहाँ-कहाँ पे लागू नहीं होता, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा अनुच्छेद 28(1) राज्य निधि से पूर्णतः पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित मतलब सरकारी विद्यालय। अगर कोई विद्यालय है जिसका पूर्ण पोषण सरकार कर रही है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सैलरी, वहाँ का रख-रखाव, वहाँ की सारी व्यवस्थाओं के लिए अगर राज्य पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है? तब किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है? मतलब किसी सरकारी विद्यालय में आप किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। इसमें 4 बातें हैं, यहाँ पे देखो लिख दी गई है, चारों बातें आप लोग जान लीजिए। पहला, यदि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषण है, तब वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त है, मतलब यहाँ कुछ-कुछ पैसा मिल रहा है और कुछ पैसा जो मैनेजमेंट वाले खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन बाध्य करके नहीं। तीसरी बात, अगर राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है तब हाँ, प्रावधान कर सकता लेकिन बाध्यता नहीं है। और तीसरा है कि अन्य ना तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित है और ना ही अन्य सुविधाएँ प्राप्त है, तब वह बाध्य कर सकता है। अगर कोई अपना निजी विद्यालय चला रहा है, ठीक है? अपने पैसे से जिसमें राज्य का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब अगर वह चाहे तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है, ठीक है? और अगर कहीं पूर्णतः राज्य द्वारा है तो वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो ये 4 बातें थी, इसको आप लोग जानते रहिएगा। अब इन्हीं के बारे में कुछ बातें, कुछ फैक्ट जो एनसीईआरटी के अनुसार हैं, वह भी हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता के कुछ प्रतिबंध भी हैं, ठीक? जैसे पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है? अगर कोई ऐसी बात होती है जिसमें समाज का हित निहित नहीं है, तब उसमें सरकार क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। आपके धार्मिक स्वतंत्रता में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरी बात, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। तीसरी बात, कुछ सामाजिक बुराई अच्छा देखो, जैसे ये बात है ना कि प्रतिबंध वाली बात, अब अगर कोई सड़क पे बैठ करके बीच सड़क में बैठ करके अगर कोई अपना पूजा पाठ पढ़े, नमाज़ करे, तो उस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। भाई उससे समाज क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपका पूजा पाठ करने तो अपने जहाँ भी उसका उचित स्थान है आप जाके करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये नहीं कि फलाने कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? तो वहाँ पर आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वह क्या होती है? बाधित होती है। आपको करना है, आप उचित स्थान पे जाके करिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। ठीक? अब ये नहीं कि हमको तो अधिकार है, हमारा तो मूल अधिकार में लिखा गया पूजा पाठ करने का। तो पूजा पाठ करने के लिए कहा गया है तो किसी निश्चित स्थान पर करिए ना, बीच सड़क पे नहीं या किसी ऐसी जगह पे नहीं जिससे अन्य लोगों को आपत्ति हो। ठीक है? तो इनका ध्यान रखा करिए।
तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि आपके जो अधिकार हैं स्वतंत्रता के लिए वह सीमित हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे सरकार ने सती प्रथा को बंद करवा दिया। आपकी प्रथा थी, आपका वह एक धार्मिक प्रथा थी, मानते हैं। लेकिन उसका समाज पे एक क्या हो रहा था? नकारात्मक प्रभाव जा रहा था। इसलिए सरकार ने क्या कर दिया? उस पर प्रतिबंध लगा दिया। एक से अधिक विवाह, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा जो धर्म की स्वतंत्रता है वह पूर्णतः हम आज़ाद हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपके धर्म की स्वतंत्रता क्या है? सीमित है। वहीं तक है जहाँ तक लोगों को लाभ हो। किसी को अगर हानि पहुँची तो यह क्या होगा? वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है? तो उसके एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे सती प्रथा को बंद करवा दिया गया, एक से अधिक विवाह पर रोक लगा दी गई, जो मानव बलि या जो अन्य तरह की बलि देने की प्रथा थी, उस पर भी बैन कर दिया गया है। ठीक? पॉइंट नंबर 4 ये है कि ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाता। अगर सरकार इस तरह के काम करती है तो इसको धार्मिक स्वतंत्रता में क्या हस्तक्षेप को नहीं माना जाएगा कि ये हस्तक्षेप नहीं है, ये समाज के दृष्टिकोण से अच्छा है। ठीक है? पॉइंट नंबर 5 ये है कि संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़बरदस्ती करिए, हमारा वाला ही अच्छा है, तुम इसी में आओ, तुम्हारा वाला खराब है। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको अपना प्रचार करना, आपको किसी ने रोका नहीं है, आप खूब प्रचार करिए, जितना पम्पलेट लगाना हो लगाइए, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके नहीं या किसी की अवहेलना करके नहीं। ठीक है? आपको अपने धर्म का प्रचार करना, करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी का नुकसान ना हो या किसी के साथ जाति ना हो, किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो। ठीक है? इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार शामिल है। आप उनसे प्यार से अपनी बात रख सकते हैं कि हमारे में इतने अच्छे-अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है? हमारे में इतनी अच्छी क्वालिटियाँ हैं, आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। आप उनसे उनको मना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं अपने धर्म में आने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक? और पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि वह केवल अपने धर्म वह केवल हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएँ प्रसारित करने का अधिकार देता है। संविधान क्या करता है? सिर्फ़ हम अपने धर्म की जो अच्छी बातें हैं, इसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, प्रचार इसका कर सकते हैं, जिससे हम दूसरों को अपने अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। और यूपीएससी में ही पूछा गया पॉइंट नंबर 7वां पॉइंट है कि सभी धर्मों की समानता। इसका मतलब ही यही होता है कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, भारत एक जैन राष्ट्र है, भारत एक सिख राष्ट्र है, ऐसा आप नहीं कह सकते। देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है? इसको जानते रहिएगा। तो ये कुछ बातें जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थी, जो कि आपके धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में थी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जहाँ से एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है अनुच्छेद 30 से, ठीक है? जिसमें बताया गया है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि आपको 29 और 30 के तहत दिया गया है। पॉइंट नंबर 1, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। सबसे पहली बात ये कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। यूपीएससी 2022 का सवाल है, उसमें एक सेंटेंस लिख करके आया था कि अल्पसंख्यक को संविधान में परिभाषित किया गया है, तो वो सेंटेंस क्या था? गलत था। सबसे पहली बात, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, जबकि इस प्रकार के किसी भी शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, पहले ही जान लीजिए। ठीक है? तो लेकिन जब बोलचाल की भाषा में तो इसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब परिभाषा की बात आएगी तो नहीं कहेंगे। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत पहली बात कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि व संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। उससे आप छीन नहीं सकते हैं। अगर वो चाहे कि उसका जो पहनावा किसी अन्य रंग का है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें वो रह सकता है। इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात,
संस्कृति जीवन पद्धति है। इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्योहार आदि सम्मिलित होते हैं। तो जिसको जिस प्रकार का त्योहार मनाना चाहिए वो मनाए, किसी तरह की आपत्ति नहीं किसी को होनी चाहिए। ठीक, उसके लिए आप आज़ाद हैं। भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का भी अधिकार सम्मिलित है। ठीक है। और बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की, जो कि अनुच्छेद 30 है। इसमें कह रहा है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक, जैसे अगर कोई व्यक्ति जिसकी संख्या कम है भारत में, ठीक है, अगर वह अपने रीति रिवाज, अपने जो अपनी संस्कृति के अनुसार किसी शैक्षिक संस्थान की स्थापना करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, उसके लिए वो बाध्य नहीं है, उसके लिए वो बिल्कुल आज़ाद है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि मकतब खुले होंगे, है ना? तो मकतब क्या है, वो इसी के अंतर्गत आता है कि वहाँ पर जो मुस्लिम संस्कृति की बातें हैं वहाँ पर सिखाई जा सकती हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित, ठीक है, मैनेजमेंट द्वारा संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। ठीक है, अगर कोई अल्पसंख्यक है और वह अपनी संस्कृति के अनुसार कोई विद्यालय खोलना चाहता है तो उसके लिए आज़ाद है, इसके लिए राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का भी अधिकार देता है। वो जिस भी शिक्षा में जिस भी लैंग्वेज में चाहें शिक्षा दे सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 इसको हमने यहाँ पे लिख दिया चूंकि ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है ना, इसको जानते रहिएगा। तो इस प्रकार से आपके जो 5 मूल अधिकार थे वह समाप्त हुए। अब पारी है छठे की, जिसको डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या कह रहा है कि मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्ति विहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। इस तरह अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। सेंटेंस देखिए कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकार को वास्तविक बनाती है। ठीक है, और अगर कभी आपको दिक्कत हुई, अपने मूल अधिकार का हनन हुआ, तो आप जा सकते हैं कहां पर, सीधे सुप्रीम कोर्ट। और ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है और वह है अनुच्छेद 32। डायरेक्ट पूछा गया उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ में। ठीक, पॉइंट नंबर 4 डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। पांचवा पॉइंट ये है अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं, इस तरह इसे संविधान के तहत बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 32 को आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षक एवं गारंटी देने वाला है। उच्चतम न्यायालय क्या है, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षक भी है और उसकी गारंटी देने वाला भी है। यही बात स्टार्टिंग में ही बताया था हमने कि जब हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका जो गारंटर कौन है, न्यायालय हमारा। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 देख लेते हैं। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय की न्यायिक क्षेत्र मूल तो है परंतु अनन्य या एकमात्र नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो अलग प्रकार का न्यायालय की भी व्यवस्था हम कर सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से भी है। अगर आप उच्चतम न्यायालय में जाते हैं मूल अधिकारों के खिलाफ तो आप जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन अगर आप हाईकोर्ट जाते हैं तो उसके लिए आपको शक्ति मिलती है अनुच्छेद 226 से। और पॉइंट नंबर 9 कह रहा है कि इस तरह से उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों के में निर्देश जारी करना, आदेश, रिट जारी करना, मूल अधिकारों का क्रियान्वयन करना आदि आता है। ठीक है। अथवा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी करके संज्ञान ले सकता है। ठीक है। और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं इसको भी जान लेते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
दूसरा है परमादेश, जिसको हम बोलते हैं कि हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है। तीसरा है प्रतिषेध, मतलब रोकना। चौथा है उत्प्रेक्षण, मतलब प्रमाणित होना या सूचना देना। और पांचवा है अधिकार परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसको अभी हम लोग आगे और डिटेल में देखेंगे इसी क्लास में, ठीक है। ये तो आपकी कुछ बातें हो गई संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 32 में मिलते हैं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मूल अधिकारों के संबंध में बताई गई हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि 3 अनुच्छेद हैं, 33, 34 और 35। इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि संसद, देखिए यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। अगर संसद चाहे तो वह सशस्त्र बलों, ठीक है, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। और लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है, इनके समुचित कार्य करने और इनके बीच अनुशासन बनाए रखना है, ठीक है। कौन करेगा इसका? संसद करेगी, ना कि किसी राज्य की विधायिका, इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 34, यह अनुच्छेद मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं पर भी मार्शल लॉ लागू हुआ हो, ठीक है। अर्थात वो यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान करता है। अगर कहीं पर मार्शल लॉ लागू हुआ है तो वहां पर आपके जो मौलिक अधिकार क्या होते, माने नहीं जाते हैं, ठीक है। वो चूंकि आर्मी की कार्रवाई है और उनकी जो कार्रवाई है वो अलग किस्म की होती है, ठीक है, तो वहां पे हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे तो बता रहा है अनुच्छेद 35, इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक बात जो कि कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं और कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। तो यहाँ पर हमने आपको लिख दिया अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये इतने अधिकार केवल और केवल भारतीयों को मिलेंगे। ये इनमें विदेशी शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर विदेशी भी है और भारतीय नागरिक है तो उनको 14, 20, 21, 21 का 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इतने अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकारों में से इतने अधिकार जो यहाँ से यहाँ तक लिखा गया है, ये भारतीय नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं, लेकिन केवल भारतीयों को ये अधिकार ही दिए गए हैं, विदेशियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बात का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं शार्ट में कुछ विशेष शब्दावलियां हैं जो भी हमने आपसे ऊपर कहा कि रिट क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इन सब के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे जान ले रहे हैं। देखो पहला पॉइंट लिखा गया प्रादेश या रिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन मतलब लागू होने में हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रादेश या रिट बोलते हैं। मूल अधिकारों के संरक्षण में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कुछ विशेष प्रकार के आदेश जारी करता है, ठीक है। उन आदेशों को हम क्या बोलते हैं, प्रादेश बोलते हैं या रिट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है? इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि परमादेश क्या होता है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तब उसके खिलाफ एक परमादेश जारी हो सकता है, ठीक है ना। और करेगा कौन? न्यायालय करेगा। चौथी बात, प्रतिषेध क्या होता है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण
करके, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी कर सकता है। जैसे कोई निचली अदालत है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के मामलों की सुनवाई कर रहा है। तो इस बात से उसको रोकने के लिए क्या करेगा? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको रोकने के लिए एक एक आदेश जारी करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिषेध बोलते हैं, ठीक है? कई बार कुछ काबिल लोग होते हैं जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ कर के काम करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है उच्च न्यायालय जो या जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो काम एक आदेश जारी कर देता है, उसी को बोलते हैं प्रतिषेध। नेक्स्ट हमारा है अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं बनता है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक सकता है। अगर कोई व्यक्ति इनलीगल तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ गया है, तो न्यायालय उनसे पूछताछ कर सकता है, उनको रोक सकता है, ठीक है? और इसको क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा बोल सकते हैं। और छठा हमारा है उत्प्रेक्षण। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, देखो ध्यान से, जब कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय कौन सा? उच्च और सर्वोच्च दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर के उत्प्रेक्षण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है, ठीक है? अगर कोई निचली अदालत है या कोई सरकारी आदमी है या अधिकारी है, ठीक है? और वो जो है बिना अधिकार के कोई काम करता है, तो उससे वह जो है, जो हमारा उच्च न्यायालय है और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उनसे वह कार्य लेकर के उनके जो ऊपर वाले अधिकारी हैं या जो उनसे ऊपर की अदालतें हैं, उनको दे सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेक्षण बोलते हैं, ठीक? तो ये कुछ बातें जो आपको समझनी थी, इसका मतलब क्या? तो मतलब हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। अब कुछ अन्य फैक्ट हैं जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी फैक्ट हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, तो उसको हमने यहाँ पे अन्य फैक्ट्स के रूप में लिखने का प्रयास किया है। ये 2 बातें आपके पीसेस और आरओ और लोअर में कई बार पूछी गई हैं। पहला, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, मतलब किसकी विशेषता है? तो यह ब्रिटिश संविधान की विशेषता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरी, यथोचित विधि प्रक्रिया, यह अमेरिकी संविधान की विशेषता है। देखिए थोड़ा-थोड़ा फ़र्क है, इस नाते हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। आपके लोअर में, आरओ में, पीसेस में कई बार ये बात पूछी गई है। और एक बात और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इस नाते हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है कि वो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के पेज नंबर 86 पर लिखा गया है। इस नाते इसको भी हमने मेंशन कर दिया, क्योंकि यह आपकी नैतिकता में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी आप सबसे गुजारिश भी रहेगी कि अगर इस तरह की कोई घटना आपके सामने आती है, तो इसके लिए आप रेफरेंस भी दे सकें। घटना क्या है उसको भी जान लेते हैं, पेज नंबर 86 तक है, ठीक? भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार शामिल है, साथ ही साथ आश्रय का भी अधिकार शामिल है। इसको मत भूलिएगा। आश्रय का अधिकार यूपीएससी में पूछ लिया गया है कि किसके अंतर्गत शामिल है, तो वह आपका 21 के अंतर्गत शामिल है कि आपको घर भी हो, आपके पास घर भी होना चाहिए या रुकने ठहरने की कोई जगह भी होनी चाहिए। तो यह आपका मूल अधिकार है, आश्रय का अधिकार है आपके पास, ठीक है? इसी में देखो पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि आश्रय का अधिकार, इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आता है जो कि ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम 1985 के अनुसार आता है। ये नाम बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1985 का मामला है, जो कि एक समाज सेविका है, उनका नाम है ओल्गा टेलिस, मुंबई में रहती हैं। उनका जो है एक काम है समाज सेवा करना। तो उन्होंने जो है बम्बई नगर निगम के खिलाफ एक बार मुकदमा किया था 1985 में। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अगर आप झोपड़पट्टी वालों को हटाना चाहते हैं या फुटपाथ पे रहने वाले लोगों को हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उनके रहने का इंतजाम करें, उसके बाद हटाएं। ऐसा नहीं है कि आप उनको मार के वहाँ से भगा सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपका मतलब किसी भी पुलिस अधिकारी या सरकार या राज्य सरकार, किसी को यह अधिकार नहीं दिया गया है, ठीक है?
तो वो पूरी कहानी हमने यहाँ पे लिख दी है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। और अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना होती है, दिखती है, तो इसके लिए आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक, बात क्या थी उसको जान लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई की झोपड़पट्टियों में रहने वालों के अधिकारों के बारे में समाजकर्मी ओल्गा टेलिस की जनहित याचिका, जिसका नाम था ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, पर 1985 में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। याचिका में कार्यस्थल के निकट रहने की वैकल्पिक जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण फुटपाथ या झोपड़पट्टियों में रहने के अधिकार का दावा किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने ऑफिस के या उनका जहाँ पे आजीविका थी उसके आसपास रह रहे थे। अब वो जो जगह थी या तो फुटपाथ थी या फिर झोपड़पट्टी थी। अगर यहाँ रहने वालों को हटने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें आजीविका भी गंवानी पड़ सकती है। इस नाते सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की धारा 21 में जीने के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अगर फुटपाथ वासियों को बेदखल करना है तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी होगी। पहले आप उनके रहने का इंतजाम को आपको करना होगा, उसके बाद आप उनको वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है? ये जो है एक मुकदमा हुआ था और इसमें जो है ये कार्रवाई हुई थी। तो इस नाते आप लोग भी जानते रहिए, ठीक है? अगर कोई फुटपाथ पे सो रहा है या कोई झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा है, तो आप उसको वहाँ से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है? अगर अगर बहुत इम्पोर्टेंट हटाना है तो उसके लिए पहले आप इंतज़ाम कर लीजिए, फिर आप उनको हटा सकते हैं, ठीक? कुछ बातें और भी हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है, जान लीजिए। पॉइंट नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित समस्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पे 2 बातें लिखी गई हैं, अनुच्छेद 52 की भी बात कही गई है, 58 की भी बात कही गई है। 52 ये कहता है कि हमारे देश में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। ये तो बात कहता है अनुच्छेद 352, लेकिन अब 358 वहीं पर तुरंत क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और 358 ये कहता है कि अब जितने भी आपके 19 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत आपके जो मूल अधिकार मिले थे, वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक? और एक बात और है, पॉइंट नंबर 6, इसमें कह रहा है कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और यह संवैधानिक है। अगर किसी को वैकल्पिक मृत्यु देने की बात होती है तो वह जो है 14, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है, यही बात बताई जा रही है। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। और कौन सा अधिकार बनाया गया, विधिक अधिकार के रूप में बनाया गया है। ठीक, और एक बार जो है लोअर में यह पूछा गया था, COFEPASA 1974 ये क्या है? ये जो है विदेशी मुद्रा का संचरण एवं व्यवसन निवारण अधिनियम है। यह निवारक निरोध कानून है जिसे संसद द्वारा बनाया गया है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको डायरेक्टली जाननी थी, इस नाते हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपका जो मूल अधिकारों का चैप्टर था वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा होता है। अब चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, लोअर हो, चाहे आपका बीओ हो, इन सब के लिए जितने भी सवाल अभी तक पिछले 30 सालों में पूछे गए हैं वो लगभग सारे सवाल आपके इसी पीडीएफ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बात रह जाती है या कुछ आपको अलग से मिलता है तो आप इसके नीचे जगह दी गई है, यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।